नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का आज ये 28वां लेक्चर है, जिसमें हम यहाँ पे मुगल साम्राज्य में हुमायूं के शासनकाल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक रहा। हुमायूं से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली और पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। अब बाबर ने मुगल वंश की तो नींव डाल दी, लेकिन जो मुगल वंश है वो पूरी तरीके से अभी स्टेबल नहीं हो पाया था और उसके बाद यहाँ पे 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद शासक बनता है उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं जिसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। अब इसका जो कार्यकाल, इसका जो शासन काल है वो 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक है। लेकिन इतने समय, संपूर्ण समय दोस्तों, ये शासक नहीं रह पाया। कुछ समय के लिए राज्य विहीन भी हो गया था। तो पूरी डिटेल्स में हम आज यहाँ पे हुमायूं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हुमायूं का पूरा नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं, जिसका राज्य अभिषेक होता है 1530 में। ये बाबर का पुत्र था और मुगल वंश का दूसरा शासक बनता है हुमायूं। 23 वर्ष की उम्र में यह शासक बन जाता है, 23 वर्ष की। अब हुमायूं के कुछ अन्य भाई भी थे और इसने अपने राज्य का बंटवारा अपने अन्य भाइयों से किया, क्योंकि इसके पिता के कहने पर, अपने पिता के कहने पर ही इसने ये कार्य किया था। हुमायूं हुमायूं तो स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका है और उसने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया। काबुल और कंधार दोस्तों, ये वही क्षेत्र है जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उससे पहले बाबर की राजधानी कहाँ थी? काबुल थी। 1504 में काबुल पर बाबर ने अधिकार किया था और काफी समय तक बाबर ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये वही क्षेत्र था जिसको हुमायूं ने किसको दिया? कामरान को दिया। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि हुमायूं शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो हुमायूं शासक बनने से पहले बदख्श खां का सूबेदार था। बदख्श खां का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था हुमायूं शासक बनने से पहले? बदख्श खां का सूबेदार था। और पानीपत का जब युद्ध हुआ था तो उस समय हुमायूं बाबर के साथ था, ये भी आपको नोट करना है। तो हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया। हिंदाल को उसने मेवाड़ एवं अलवर का क्षेत्र दिया, जबकि अस्करी को उसने संभल का क्षेत्र दिया। और बाद में जब हुमायूं मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लेता है तो मालवा और गुजरात भी किसको सौंप देता है? तो अस्करी को सौंप देता है। और गुजरात पर अधिकार करने वाला प्रथम जो मुगल शासक था वो हुमायूं ही था, क्योंकि बाबर गुजरात पर अधिकार नहीं कर पाया था। बाबर ने जो उत्तरी क्षेत्र से, उत्तर भारत था, जैसे राजस्थान के मेवाड़, मालवा, इन क्षेत्र पर बाबर अधिकार कर पाया था, बिहार, बंगाल। लेकिन बाबर ने दोस्तों गुजरात पर अधिकार नहीं किया था। तो गुजरात पर अधिकार करने वाला मुगल वंश का प्रथम शासक था हुमायूं। अभी किस प्रकार से वो गुजरात पर अधिकार करेगा उसके बारे में हम आगे डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो हुमायूं के 3 भाई थे और एक अन्य इसका सुलेमान मिर्जा, इसका चचेरा भाई था, जिसको उसने बदख्श खां की जागीरदार थी, जहां का हुमायूं पहले क्या था? शासक बनने से पहले सूबेदार था। तो चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा को उसने बदख्श खां की जागीरदार दी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे हुमायूं के बारे में। तो अभी हुमायूं क्या है? शासक बन चुका है 1530 में। अभी तक आपको सिर्फ इतना याद करना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे हुमायूं के प्रमुख अभियानों की ओर। अगर हुमायूं का शासनकाल देखा जाए तो हुमायूं के शासनकाल में यह देखा जाता है कि हुमायूं ने लगभग जब तक वो शासक रहा और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसने लगातार वो संघर्ष करता रहा। कई युद्ध उसने लड़े और कई संघर्ष उसने लगातार अपनी शासनकाल में, या जब तक वो जिंदा रहा तब तक वो संघर्ष ही करता रहा और संघर्ष करते करते ही उसकी अंत में मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं के प्रमुख संघर्ष या जो प्रमुख उसने अभियान किए, इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हुमायूं का जो पहला अभियान था जब वो शासक बना,
देखो शासक बनने से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के खिलाफ, तो उस समय हुमायूं बाबर के साथ था। और हुमायूं का जो प्रथम अभियान है शासक बनने के बाद वो है कालिंजर अभियान 1530 में। कालिंजर का शासक कौन था? तो कालिंजर का शासक था, कालिंजर शासक ये था प्रताप रुद्रदेव। और कालिंजर अभियान में प्रताप रुद्रदेव को पराजित करके हुमायूं इस अभियान को जीत जाता है। तो प्रथम अभियान था जो हुमायूं का कालिंजर अभियान, इसमें हुमायूं को जीत मिल जाती है। कालिंजर दुर्ग कहाँ है? तो कालिंजर जो दुर्ग है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो कालिंजर दुर्ग का है वो उत्तर प्रदेश में है, जहां पर हुमायूं ने अपना प्रथम अभियान किया था। उसके बाद 1532 में दोहराहा में अफगानों को पराजित करता है हुमायूं, यानी अफगानों के खिलाफ शासक बनने के बाद इसका ये प्रथम अभियान था। और उसके बाद ये चुनार किले पर घेरा डाल देता है। चुनार किला ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। चुनार किले पर किसका अधिकार था? तो चुनार किले पर प्रसिद्ध अफगान सरदार जो कि शेरशाह सूरी थे, सूर साम्राज्य का संस्थापक जिसे माना जाता है, शेरशाह सूरी का यहाँ पे शासन हुआ करता था। शेरशाह सूरी, जिसको शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। चुनार किले पर अधिकार था शेर खां का, शेर खां या शेरशाह सूरी। और यही शेर खां या शेरशाह सूरी दोस्तों बाद में हुमायूं को राज्यविहीन करेगा और स्वयं दिल्ली पर किस वंश की स्थापना करेगा? सूर साम्राज्य की स्थापना करेगा, जो कि एक अफगान शासक था। ठीक है, शेर खां क्या है? अफगान शासक है। चुनार किले पर अभी किसका अधिकार है? तो वो शेर खां का अधिकार है। तो हुमायूं क्या करता है? इस चुनार किले पर घेरा डाल देता है, लेकिन काफी समय बीत जाता है, वो चुनार किले को नहीं जीत पाता। तो अंत में शेर खां और हुमायूं के मध्य संधि होती है, और शेर खां, जिसे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है बाद में, ये हुमायूं से संधि करता है और कहता है कि वो हमेशा मुगलों का विश्वास पात्र बना रहेगा और मुगलों पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। कुल मिला के वो, और जहां भी जरूरत होगी वो मुगलों की मदद करेगा। तो इस प्रकार का वो दिलासा दे देता है हुमायूं को, और हुमायूं वहां से वापस लौट आता है और अफगानों को छोड़कर अब वो अपने दूसरे अभियानों की तरफ मुड़ जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हुमायूं ने ये कर दी कि उसने अफगानों को इसी प्रकार से छोड़ दिया, अफगानों को पूर्ण रूप से यहाँ से बाहर नहीं खदेड़ा। इसका परिणाम ये होगा बाद में कि यही शेर खां हुमायूं को राज्यविहीन करेगा, उसको दिल्ली की सत्ता से बाहर खदेड़ेगा और वहां पे स्वयं शासक बन जाएगा। अब देखते हैं, देखो हुमायूं ने यहाँ पे अफगानों को, मतलब शेर खां से उसने संधि हो गई और अफगानों को एक बार उसने पराजित करके पूर्ण रूप से खदेड़ा नहीं बाहर, बल्कि वापस लौट गया और अपने राज्य के दूसरे हिस्से पर ध्यान देने लग गया। अब यहाँ पे मैं आपको मैप के माध्यम से पहले समझाऊंगा और उसके बाद आपको पीडीएफ के माध्यम से ये नोट्स आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो पहले एक बार मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हुमायूं गुजरात अभियान करता है। ये दोस्तों आप मैप देख रहे होंगे, ये है मुगल एम्पायर 1530 से लेकर 1707 तक के मैप है। और ये अभी 1530 में ये है ना, जो ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, मुगल इन 1530। जब हुमायूं शासक बन जाता है तो उस समय इतना फैला हुआ था मुगल साम्राज्य। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। फिर देखो 1605 में जब अकबर का शासनकाल लगभग पूर्ण हो चुका होता है, तो अकबर ने अपना साम्राज्य इतना ज्यादा विस्तृत कर लिया था, ये देखो। लेकिन अभी हम हुमायूं पे बात करते हैं। तो हुमायूं देखो, जब हुमायूं शासक बनता है तो ये जो ब्लू आपको ये दिख रहा है मैप, इतना अभी क्या है, हुमायूं का साम्राज्य फैला हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये है गुजरात, ठीक है, और गुजरात का जो शासक है, इसको ध्यान से आप समझिए क्योंकि मैप के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। गुजरात का शासक है बहादुर शाह। बहादुर शाह है अभी गुजरात का शासक, एक महत्वाकांक्षी शासक था जो कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। ये गुजरात का बहादुर शाह जो शासक है गुजरात का, ये क्या करता है कि इधर राजस्थान की ओर, जो कि कहाँ है, जो कि मेवाड़ है, मेवाड़ जहां पे राणा सांगा का शासन हुआ करता, लेकिन राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है
और वहां पर कार्यभार कौन संभाल रही है, शासन का जो भार संभाल रही है राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्णावती। तो ये है मेवाड़, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, तो ये है कर्णावती। तो बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक है, यह महत्वाकांक्षी शासक था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। तो उसने यहाँ से आगे बढ़ा और प्रथम इसने क्या कर दिया, मालवा पर अधिकार कर लिया। मालवा के बाद इधर वो राजस्थान की ओर कहाँ बढ़ता है, मेवाड़ की ओर बढ़ जाता है। तो मेवाड़ में अभी रानी कर्णावती है, राणा सांगा की विधवा पत्नी। राणा सांगा जो कि बाबर के साथ जिनका युद्ध हुआ था और बाबर ने उन्हें पराजित किया था। तो यहाँ पर अभी राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्णावती है। तो कर्णावती क्या करती है, हुमायूं से मदद मांगती है। हुमायूं अभी कहाँ है, दिल्ली पर शासन कर रहा है, यहाँ पे रख लो ये हुमायूं। तो रानी कर्णावती हुमायूं को क्या भेजती है, राखी भेजती है और एक भाई के रूप में उससे सहायता मांगती है। तो हुमायूं को राखी किसने भेजी थी, रानी कर्णावती ने भेजी थी, और बहादुर शाह से मदद करने के लिए, ताकि वो बहादुर शाह उनके मेवाड़ पर कब्जा न करे। तो बहादुर शाह के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं दोस्तों मदद के लिए पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले मेवाड़ पर अधिकार कर चुका है बहादुर शाह। मालवा पर वो उससे पूर्व ही अधिकार कर चुका था। तो फिर जब हुमायूं पहुंचता है यहाँ पर, तो हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करता है। और अब देखो यहाँ पे मालवा हो गया, मेवाड़ पर तो इनका अधिकार था ही पहले से, क्योंकि बाबर मेवाड़ को जीत चुका था इससे पहले राणा सांगा के समय। और ये अब जो गुजरात है, जहां का शासक कौन था, बहादुर शाह, तो इस गुजरात पर भी अब किसका अधिकार हो गया, हुमायूं का अधिकार हो चुका है। तो गुजरात पर अधिकार करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो वो था हुमायूं। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और हुमायूं फिर दिल्ली लौट जाता है और इस गुजरात और मालवा के क्षेत्र को अपने भाई अस्करी के पास छोड़ देता है। अस्करी के आधिपत्य में इस गुजरात और मालवा को छोड़ देता है और पुनः अपने आप कहाँ लौट आता है, दिल्ली लौट आता है। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि गुजरात पर अधिकार करने वाला जो प्रथम मुगल शासक था वो था हुमायूं। अभी हुमायूं अपने दक्षिण अभियान पर बिजी है, दक्षिण अभियान पर वो व्यस्त है। लेकिन इधर बिहार पर शेर शाह सूरी जो यहाँ पे इस समय शासन कर रहा था, वो अपनी सैन्य शक्ति में विस्तार कर रहा है और अपने सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है, ताकि वो हुमायूं को परास्त कर सके। और समय भी आता है दोस्तों, वही चौसा का युद्ध होता है 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध। और ये चौसा का युद्ध कहाँ होता है, ये होता है बिहार के बक्सर जिले में। बिहार के बक्सर जिले में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं जब दिल्ली से यहाँ आता है तो वो एक नाले, एक नदी में फंस जाता है उसकी सेना, और हुमायूं घोड़े सहित इस नाले में कूद जाता है। इसमें उसकी जान बचाता है शिहाबुद्दीन नामक व्यक्ति। ये आपको नोट करना है दोस्तों, शिहाबुद्दीन नामक व्यक्ति हुमायूं की जान बचाता है। और हुमायूं ने इस उपकार के बदले शिहाबुद्दीन को एक दिन का राजा भी बनाया था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और शिहाबुद्दीन ने चमड़े का सिक्का चलाया था। तो एक दिन का राजा हुमायूं ने किसे नियुक्त किया था, शिहाबुद्दीन को, क्योंकि शिहाबुद्दीन ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी। तो चौसा के युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, इसमें भी हुमायूं की पराजय हो जाती है, क्योंकि हुमायूं की जो सेना थी वो नाले में फंस जाती है, एक नदी में फंस जाती है, जिसके कारण उसको पराजय का मुंह देखना पड़ता है। उसके बाद 1540 में पुनः कन्नौज या बिलग्राम युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं को यहाँ पर अपने राज्य से हाथ धोना पड़ता है, वो राज्य विहीन हो जाता है हुमायूं। फिर 1540 से लेकर 1555 तक हुमायूं क्या करता है, निर्वासन काल में चला जाता है, यानी वो राज्य विहीन रह जाता है। इतने सालों तक घुमक्कड़ वाला जीवन वो व्यतीत करता है। तो मैप के माध्यम से आप यहाँ इस प्रकार से ये सारी चीजें समझ गए होंगे। निर्वासन काल में वो इधर चला जाता है, लगभग जो ये आपका सिंध क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या करता है हुमायूं, अपना निर्वासन काल में चले जाता है जब वो राज्य से विहीन हो जाता है। और यहाँ से दोस्तों वो कुछ अन्य शासकों से क्या लेता है, मदद लेता है।
और उसकी मदद कौन करता है, ईरान का शासक करता है। तो वो हम अब पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। मैप के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आपको इतना कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, गुजरात अभियान में आपको बता चुका हूँ, गुजरात का शासक बहादुर शाह था और हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित करके गुजरात पर अधिकार किया। उसके बाद हुमायूं का जो नेक्स्ट अभियान था, चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है। हुमायूं इस युद्ध में पराजित हो जाता है। हुमायूं जिसकी सेना एक नाले में फंस जाती है और हुमायूं घोड़े समेत नाले में कूद जाता है और इसकी जान कौन बचाता है, शिहाबुद्दीन नामक व्यक्ति, जिसको बाद में इस उपकार के बदले हुमायूं एक दिन का शासक भी नियुक्त करता है और यह शिहाबुद्दीन एक दिन के लिए तांबे के सिक्के जारी करता है। तो चौसा के युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो जाता है। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है और ये दूसरा युद्ध था हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य। 1540 में लड़ा जाता है। इसको कन्नौज युद्ध या बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में हुमायूं का साथ इसके भाई अस्करी और हिंदाल ने दिया था, लेकिन हुमायूं इस युद्ध में पराजित हो जाता है और जब इस युद्ध में पराजित हो जाता है तो हुमायूं यहाँ पे राज्यविहीन हो जाता है, क्योंकि इसके राज्य पर अधिकार कौन कर लेता है, शेर शाह सूरी इसके राज्य पर अधिकार कर लेता है। अब क्या होता है कि हुमायूं यहाँ पे राज्यविहीन हो चुका है और वो अब सिंध की ओर चला जाता है, क्योंकि उसके भाई भी अब उसकी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि सभी आपस में ही फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। तो फिर ये सिंध की ओर चला जाता है और जो इसका ये काल था जब तक ये राज्यविहीन था उसे कहा जाता है हुमायूं का निर्वासन काल। 1540 से लेकर, क्योंकि 1540 में ये राज्यविहीन हुआ था और फिर 1555 में ये पुनः गद्दी पर बैठता है। तो लगभग 15 सालों तक ये निर्वासन काल जो था हुमायूं का, जिसमें ये बिना राज्य के घूमता रहा सिंध क्षेत्र में और ये कई शासकों से इसने मदद मांगने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। 1541 में ये विवाह करता है हमीदा बानो बेगम से। 1541 में हमीदा बानो बेगम से इसका विवाह होता है। हमीदा बानो बेगम की अगर बात करें तो इसके पिता का नाम था मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, जिसको मीर अली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों, हुमायूं ने ईरान के शासक से मदद मांगी और 1545 में ये काबुल और कंधार पर पुनः अधिकार कर लेता है। काबुल और कंधार, अब देखो यहाँ पे फिर इतिहास वही दोहरा रहा है, जहां पर पहले बाबर का शासन हुआ करता था काबुल और कंधार पर, उसी प्रकार से हुमायूं का भी अधिकार हो गया है 1545 में काबुल और कंधार पर, क्योंकि बाबर ने शुरुआत में इसी काबुल को राजधानी बनाया था और उसके पश्चात उसने भारत पर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो 1545 में काबुल और कंधार पर पुनः अधिकार कर चुका है हुमायूं। उसके बाद होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। ये किसके मध्य होता है? हुमायूं और अफगानों के मध्य होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और अफगानों के मध्य। ये कहाँ होता है? तो ये मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है पंजाब के लुधियाना में, हुमायूं और अफगानों के मध्य। नदी की अगर बात की जाए तो वो है सतलुज नदी। सतलुज नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध का परिणाम ये आया कि हुमायूं यहाँ पे विजयी हो जाता है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से अफगानों को ये पराजित नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है हुमायूं और अफगानों के मध्य। इस युद्ध का नाम था सरहिंद का युद्ध। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1555 में होता है सरहिंद का युद्ध। ये किसके मध्य होता है? मुगलों और अफगानों के मध्य। ये कहाँ लड़ा जाता है? चंडीगढ़ में। और मुगल सेना का नेतृत्व इस समय किसने किया था? बैरम खान ने। ये वही बैरम खान है दोस्तों जो कि बाद में अकबर का संरक्षक बनेगा। तो बैरम खान का एक महत्वपूर्ण योगदान है मुगल सल्तनत को पुनः स्थापित करने हेतु। जितना योगदान हुमायूं का है उतना ही योगदान या उससे आप ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि हुमायूं इसके बाद 1555 में ये शासक बनेगा और फिर कुछ समय बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी और अकबर जब शासन करेगा तो वो समय बच्चा था। तो कुल मिला के
मुगल सल्तनत को किसने संभाला बाद में, वो था बैरम खान, जिसने सरहिंद युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। इसका परिणाम क्या निकलता है कि मुगल सेना यहाँ पे विजयी हो जाती है और सूर साम्राज्य जो कि पूर्ण रूप से यहाँ पे विघटित हो गया था, जिसका संस्थापक कौन था, शेर शाह सूरी, जिसने हुमायूं को राज्य विहीन किया था। उसी शेर शाह सूरी का सूर साम्राज्य यहाँ पे पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है। तो हुमायूं इस प्रकार से पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है 1555 ईस्वी में। उसके बाद इसने एक दीन पनाह भवन की स्थापना की थी। दीन पनाह भवन किसने बनाया था, तो ये बनाया था हुमायूं ने। और 1556 में दीन पनाह भवन में जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो मुगल वंश का वह शासक जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो वो था हुमायूं। 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहा था। इंसान ए कामिल हुमायूं को किसने कहा था, अबुल फजल ने। हुमायूं ने अहल ए मुराद वर्ग का गठन किया था। क्या है ये अहल ए मुराद वर्ग, तो इसमें क्या होता, नर्तक और नर्तिकाएं शामिल की जाती थी और उसे कहा गया अहल ए मुराद वर्ग, जिसका गठन हुमायूं ने किया था। हुमायूं ज्योतिष पर अत्यंत विश्वास करता था। ज्योतिष पर विश्वास, ज्योतिष पर विश्वास, और इसी कारण इसने 7 दिन के अलग अलग रंग के कपड़े भी पहने थे। तो मुगल वंश का वह शासक जो 7 दिन के 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था वो था हुमायूं। हुमायूं के बारे में लेनपुल ने एक टिप्पणी भी की थी कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा व लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि सीढ़ियों से जब वो गिरा तो वो कहीं ना कहीं वहां पे लड़खड़ाया होगा। तो लेनपुल की टिप्पणी है ये, किसकी, लेनपुल की टिप्पणी। क्या थी लेनपुल की टिप्पणी, कि हुमायूं जीवन भर जिंदगी भर वो लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। जीवन भर वो इसलिए लड़खड़ाता रहा। देखो उसको एक उसके पिता बाबर ने एक साम्राज्य स्थापित करके, मुगल साम्राज्य स्थापित करके उसे दिया, लेकिन क्योंकि देखो स्टेबल नहीं हो पाया था उस समय तक यहाँ पे मुगल सल्तनत, और इसके कई कारण ये थे कि राज्यविहीन हो गया था अंत में हुमायूं, क्योंकि कई संघर्ष उसको यहाँ पे झेलने पड़े। अफगान, एक ओर से अफगान, एक ओर से राजपूत, एक ओर से गुजरात के शासक, उधर बंगाल के शासक, तो चारों ओर से उस पर लगातार आक्रमण होते रहे और कई आक्रमणों का उसने सफलतापूर्वक सामना भी किया था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसने बिहार और बंगाल की तरफ ध्यान नहीं दिया, अफगानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि दक्षिण भारत पर विशेष अपना ध्यान रखा, जिसके कारण बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र था जहां पर अफगान शक्ति का पुनः वहां पे क्या हुआ, उदय हो गया, और शेर शाह सूरी ने अपने सैन्य विस्तार करके हुमायूं को पराजित करके उसे राज्य विहीन कर दिया। लेकिन अंत में फिर पुनः हुमायूं यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना करने में सफल हो जाता है और उसके कुछ समय बाद ही यहाँ पे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसे लेनपुल की टिप्पणी थी कि हुमायूं जिंदगी भर या जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थे दोस्तों हुमायूं के शासन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हुमायूं का शासनकाल था और जो भी इसके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे शेर शाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो ये हुमायूं का निर्वासन काल है, इस समय किसका शासन रहा, शेर शाह सूरी का। तो ये पढ़ना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, और उसके बाद हम यहाँ पे अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।